रात के लगभग 3:30 बजे अचानक से जब पत्नी की आंख खुलती हैं तो वह एकदम से जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। इसके बाद सास ससुर वहां पर आते हैं और आकर पूछते हैं कि बेटी क्या हुआ और किस वजह से तुम चिल्ला रही हो। तो उसके बाद वो कहने लगती है कि माँ जी आपके बेटे घर के अंदर नहीं है और ना जाने वो कहाँ चले गए। हम लोग सही तरह से सोए थे लेकिन अब जब मेरी आंख खुली है तो वो इस घर के अंदर नहीं है। उसके बाद माता पिता भी अपने बेटे को घर के अंदर ढूंढते हैं और इधर उधर ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन बेटे का कोई अता पता नहीं होता है। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और जब सुबह हो जाती है और सुबह के समय लोग आकर उस पत्नी से पूछते हैं कि क्या हुआ था, तो पत्नी एक ही बात कहती है कि मेरे पति मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे, फिर ना जाने उन्हें ऐसा क्या हो गया। कौन थे वे पत्नी और किस वजह से उसका पति घर को छोड़कर चला गया था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। छत्तीसगढ़ रायपुर के पास ही के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है राजेश जो कि कॉलेज में पढ़ा करता है और उसके माता पिता मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ा लिखा रहे हैं। उनकी एक छोटी सी जमीन है, उस पर भी वो खेती बाड़ी किया करते हैं और साथ में माता पिता दूसरों के खेतों में भी काम किया करते हैं ताकि उनका बेटा अच्छी तरह से पढ़ लिख सके। दरअसल उन्होंने अपने बेटे का एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में करवा रखा है और वे चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लिखकर एक बड़ा आदमी बने ताकि उसे हमारी तरह काम ना करना पड़े। इसके बाद जो यहाँ पर राजेश होता है वह भी अपने माता पिता से बहुत ज्यादा प्यार किया करता है और जब भी उसे कॉलेज के समय से टाइम मिला करता तो वह खेतों में आकर अपने माता पिता का हाथ बटाने लगता है और उनके आधे से काम को खुद करवा दिया करता है। अब इस बात को देखकर माता पिता उससे मना करने लगते हैं, कहते हैं कि बेटा तू ऐसा मत कर, तू अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, इन सब कामों को हम देख लेंगे, तुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन यहां पर राजेश को यह बात बुरी लगती है क्योंकि उसके घर में रुपए पैसों की काफी ज्यादा तंगी है और माता पिता मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ा लिखा रहे हैं जबकि वह आराम से कॉलेज जाया करता है और माता पिता मेहनत किया करते हैं। इसी बात को लेकर राजेश काफी ज्यादा परेशान होता है और इसी परेशानी के चलते वह अपने एक दोस्त से बात करता है जो कि उससे लगभग 3 से 4 साल बड़ा है और वह अपनी पढ़ाई लिखाई जैसी तैसी भी उसे करनी थी उसे कर एक कंपनी में लेबर का काम किया करता है। वहां पर बैठकर वह इस बारे में बात करता है कि यार क्या करूं, घर के अंदर पैसे रहते ही नहीं है और काफी ज्यादा गरीबी का सामना करना पड़ता है। तो उसके बाद वो उसका दोस्त कहने लगता है कि फिर इसमें तू क्या कर सकता है। तो वो कहता है कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो कम से कम मैं अपनी पढ़ाई लिखाई का खर्चा निकाल लूं, तो उसके बाद जो घर वाले होते हैं उनको ज्यादा पैसे नहीं कमाने पड़ेंगे और घर के अंदर पैसे भी रह आएंगे। इस बात को सुनकर उसका वह दोस्त थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तू ऐसा कर, हमारी कंपनी में पार्ट टाइम काम कर ले, क्योंकि हमारे जो सुपरवाइजर हैं उन्होंने मुझसे वर्कर के लिए भी कहा था लेकिन कोई व्यक्ति मिल ही नहीं रहा जो मेहनत से काम कर सके। अब इस बात को सुनकर राजेश पूछने लगता है कि तुम्हारी कंपनी? तो वो कहता है कि अरे मेरा मतलब यह है कि जिस कंपनी में मैं काम किया करता हूं उस कंपनी के लिए बोल रहा हूं। तो राजेश कहता है कि ठीक है, तो ऐसा करते हैं, कल मैं कंपनी में जाता हूं, अपने मालिक को बोल देना मेरा इंटरव्यू ले लेंगे, अगर उन्हें अच्छा लगे तो मैं वहां पर पार्ट टाइम काम कर लूंगा। इस बात को कहकर जो राजेश होता है वहां से वापस अपने घर चला जाता है और दूसरे दिन जब वो कॉलेज जाता है तो कॉलेज से लौटने के बाद सीधा उस कंपनी पर पहुंच जाता है और वहां पर जब मालिक उसका इंटरव्यू लेता है तो वह उसे पास कर देता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें यहां पर काम करना है तो बेशक से तुम कर सकते हो। इसके बाद राजेश वहां पर काम करने लगता है लेकिन तभी जब उसे वहां पर काम करते हुए 2 महीने बीतते हैं उसी दौरान उस कंपनी के अंदर एक लड़की काम करने के लिए आती है जिस लड़की का नाम होता है काजल। यहां पर जो राजेश होता है वो जैसे ही पहली नजर काजल को देखता है तो देखते ही उसे पसंद कर लेता है और इसके बाद मन ही मन ढेर सारी बातें काजल के बारे में सोचने लगता है। इधर काजल भी राजेश को अपनी तरफ देखता हुआ नोटिस कर लेती है लेकिन वह राजेश की तरफ बिल्कुल भी गौर नहीं देती है और उसे इग्नोर करके अपने काम धंधे में लगा रहा करती है। धीरे धीरे लगभग 10 से 15 दिन बीतते हैं और 10-15 दिन बाद एक दिन जब काजल अपनी बेंच पर बैठकर लंच कर रही थी तो उसी दौरान यहां पर जो राजेश होता है वह उसके पास आकर बैठ जाता है और बैठने के बाद उससे बातचीत करने लगता है। इधर जब काजल देखती है कि वो उसके पास ही आ गया है तो उसके बाद वो भी सोचने लगती है कि क्यों ना आज इससे पूछ ही लिया जाए कि यह मेरी तरफ इस तरह से क्यों देखा करता है। राजेश उससे घर परिवार की बात कर रहा था लेकिन तभी काजल उसकी बात को काटते हुए कहने लगती है कि वो सब तो ठीक है लेकिन तुम ये बताओ कि जब से मैं इस कंपनी में आई हूं, जब से तुम अजीब निगाहों से मेरी तरफ देखा करते हो, आखिर क्या कारण है ये सब कुछ देखने का। अब इस बात को सुनकर जो राजेश होता है वो थोड़ी देर के लिए चुपचाप रह जाता है लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद काजल उसे हिंट दे रही है और वह काजल से कहने लगता है कि क्या इसका मतलब भी तुम्हें नहीं पता कि एक जवान लड़का एक लड़की की तरफ कब देखा करता है। तो उसके बाद काजल कहने लगती है कि ऐसी पहेलियां मत बुझाओ, जो
कुछ भी है साफ साफ तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बात को ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करूंगी। इसके बाद जो राजेश होता है वह उसे साफ साफ शब्दों में बता देता है कि जब से उसने उसको देखा है वह उससे प्यार कर बैठा है और उसी के साथ अपनी जिंदगी को जीने की कल्पना किया करता है। राजेश ने कह दिया था कि भले ही तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, लेकिन मैंने तो तुम्हें अपनी दिल की रानी बना लिया है, अब भले ही तुम मुझे रिजेक्ट करो या अपना लो। इस बात को सुनकर जो काजल होती है वो मंद मंद मुस्कुराने लगती है और यहाँ पर जो राजेश होता है वह समझ जाता है कि उसकी बात काट कर गई है और अब ये काजल भी मुझसे प्यार किया करती है। इसके बाद राजेश भी मुस्कुराने लगता है और अब काजल और राजेश दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करने लगते हैं। यहाँ तक कि जब उन्हें समय मिला करता तो वह इधर उधर घूमने फिरने के लिए या मूवी देखने के लिए भी जाया करते हैं। धीरे धीरे उनके प्यार को चलते हुए 6 महीने बीत जाते हैं और अब तक राजेश की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई थी। माता पिता राजेश से शादी के लिए कहने लगते हैं कि बेटा अब तू सयाना हो गया है और अब हमें तुम्हारी शादी करा देनी चाहिए। लेकिन उसी समय पे जो राजेश होता है वह अपने माता पिता की बात तो सुन लेता है, लेकिन उसके दिमाग में काजल बसी हुई है और काजल भी उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करती है और वह भी नहीं चाहती कि किसी भी तरह से राजेश और वो दोनों एक दूसरे से अलग हों। इसी वजह से जो राजेश होता है अब जब कंपनी में जाता है तो जाने के बाद काजल से कहने लगता है कि काजल देखो, मेरे माता पिता मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं और हम दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते हैं, एक दूसरे के साथ हमने जीने मरने की कस्में खाई हैं, तो क्यों ना एक कसम और खा लें। इस बात को सुनकर काजल की कुछ समझ में नहीं आता है। तभी राजेश साफ साफ शब्दों में उसे बताता है कि हम दोनों जब प्यार किया करते हैं तो हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। इस बात को सुनकर काजल भी इस बात से सहमत करती है और कहती है कि मैं भी सहमत हूं, लेकिन हम लोग भागकर शादी नहीं करेंगे, दोनों के घर वाले एग्री होंगे तो ही शादी करेंगे। हम दोनों अपने अपने घर वालों को मनाएंगे, चाहे कैसे भी करके वो माने, और उसके बाद एक दूसरे के साथ शादी करके अपने जीवन को खुशियों से व्यतीत करेंगे। इसके बाद जो काजल होती है वह भी अपने घर वालों को राजेश के बारे में बताती है। इधर जो राजेश होता है वह भी अपने माता पिता को काजल के बारे में बताता है। दोनों के माता पिता काफी ज्यादा समझदार थे और वह सोचने लगते हैं कि जब बच्चे राजी हैं तो हमें इसमें बीच में पड़ने से क्या फायदा, कोई बात नहीं, जब बच्चे एक दूसरे को पसंद किया करते हैं तो इनकी शादी भी हो जानी चाहिए। ऐसा कहकर दोनों के माता पिता हामी भर लेते हैं और इसके बाद एक निश्चित मुहूर्त निकालकर काजल और राजेश की शादी करा दी जाती है। शादी के बाद जो राजेश होता है वह काजल को दुल्हन बनाकर अपने घर में ले आता है और अपने माता पिता के साथ उसी गांव में रखने लगता है। लेकिन जैसे शादी को 2 से 3 दिन बीतते हैं, उनकी छुट्टियां खत्म होती है, तो उसके बाद जो काजल होती है वह भी उसके साथ वहां कंपनी में जाने के लिए कहने लगती है। लेकिन यहां पर जो राजेश होता है वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि काजल, मैंने तुमसे शादी कर ली है तो घर का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा, तुम आराम से घर को संभालो और माता पिता की सेवा करो। अब यह बात काजल को भी अच्छी लगती है और ऐसा ही वो जीवन साथी चाहती थी। तो इसके बाद काजल घर के अंदर रहने लगती है और घर को संभालने लगती है और यहाँ पर राजेश बाहर रहकर काम करने लगता है। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ इन बातों को 2 साल बीत गए थे, यानी कि राजेश और काजल की शादी को 2 साल बीत गए थे। अब तक इन दोनों के बीच का प्यार और भी ज्यादा गहरा हो गया है। काजल राजेश के माता पिता का अच्छे से देखभाल किया करती और साथ में उसके घर को अच्छी तरह से संभाल रही थी। इसी वजह से दोनों के बीच में कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन तभी इस परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक दिन रात के समय जब काजल और राजेश दोनों के दोनों अपने बिस्तर पर आराम कर रहे थे, तभी रात के तकरीबन 2:30 बजे अचानक से जो राजेश होता है वो जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। अब इसके बाद जब वो जोर से चीखता चिल्लाता है तो पूरा परिवार वहां पर इकट्ठा हो जाता है और इसके बाद जब राजेश से पूछा जाता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो वो बताने लगता है कि मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ है और इसी वजह से मैं जोर से चीख चिल्ला रहा हूं। इसके बाद जो काजल होती है उसके पास एक पेन किलर रखी हुई थी और काजल उस पेन किलर को उठाकर उसे दे देती है। यहां पर उसका दर्द तो शांत हो जाता है, लेकिन काजल ने उसे साफ साफ बोल दिया था कि देखो, बीमारी को हल्के में नहीं लिया करते और सुबह सुबह जाकर सबसे पहले किसी हॉस्पिटल में अपनी बीमारी को दिखाना। इस बात को सुनकर राजेश हामी भर लेता है, लेकिन इस बात पर गौर नहीं करता है। दूसरे दिन उठता है और उठने के बाद डेली के रूटीन को फॉलो करता हुआ अपने ऑफिस चला जाता है और वहां पर काम करता रहता है। जैसे ही शाम को वापस लौटता है तो उसकी पत्नी उससे पूछने लगती है कि डॉक्टर साहब के पास गए थे, तो वह मना कर देता है। कहता है कि नहीं काजल, डॉक्टर साहब के पास तो नहीं गया, आखिर क्या बात है डॉक्टर साहब के पास जाने की, दर्द हुआ था वो ठीक हो गया, तो अब इसका क्या करना है, हमें जिंदगी आगे जीनी है और इस तरह से हम लोग डॉक्टरों को पैसा देंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यानी कि उसने डॉक्टर को जाने से साफ साफ मना कर दिया था। काजल फिर भी उससे जिद करती है, लेकिन राजेश जैसे तैसे करके उसे समझा देता है। धीरे धीरे इन बातों को लगभग 10 से 15 दिन बीत जाते हैं और अब तक राजेश के पेट में बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ था। लेकिन 15 दिन बाद जब वह ऑफिस में बैठा हुआ था तो उसी दौरान एक बार फिर से उसको ऐसे दर्द होता है और एकदम से उसे काजल की बात याद आ जाती है कि किसी भी बीमारी को हल्के में नहीं लिया करते। इसी वजह से जो राजेश होता है वह अपने ऑफिस से छुट्टी लेता है और छुट्टी लेने के बाद सीधा एक हॉस्पिटल में चला जाता है और वहां पर जाकर अपने सारे चेकअप करवा डालता है, जिस वजह से वो दर्द हो सकता था। डॉक्टर साहब उसके चेकअप करते हैं, लेकिन
चेकअप में कोई भी बीमारी उनके पकड़ में नहीं आई थी। लेकिन आज के बाद से यहाँ पर जो राजेश होता है उसको दर्द लगातार रहने लगता है। तो राजेश सोचने लगता है कि क्यों ना किसी और बड़े हॉस्पिटल में जाया जाए जहां पर कम से कम ये तो पता चले कि ये दर्द किस चीज का है। इसी वजह से जो राजेश होता है वो धीरे धीरे बड़े बड़े हॉस्पिटलों के चक्कर काटने लगता है और जब लास्ट के दर्जे एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में वो अपना चेकअप कराता है तो डॉक्टर साहब उसे बताते हैं कि उसे कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसका इलाज तो है लेकिन वो इलाज काफी महंगा है और उस इलाज के लिए उसे विदेश जाना पड़ सकता है। इस बात को सुनकर राजेश पूरी तरह से हैरान हो जाता है और जब वह डॉक्टर साहब से खर्चा पूछता है तो उसे पता चल जाता है कि यह बीमारी का इलाज करवाना उसके बस की बात नहीं है और उसे इसी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना होगा। वह डॉक्टर साहब से पूछने लगता है कि डॉक्टर साहब इसमें बचने के कितने चांस हैं। तो यहां पर जो डॉक्टर साहब होते हैं वो कहने लगते हैं कि इसमें बचने के बिल्कुल भी चांस नहीं है। अगर इस बीमारी का इलाज नहीं हुआ तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता। अब राजेश सब कुछ सोच चुका था क्योंकि उसके पास ना तो इतने पैसे थे कि जिन पैसों से वो अपना इलाज करा सके और ना ही इतनी प्रॉपर्टी थी कि उस प्रॉपर्टी को बेचकर वो जैसे तैसे अपना इलाज करा ले और उसके बाद अपने जीवन को जीने लगे। तो वह इस बात को अपने मन के अंदर रखता है और वापस से अपने घर आ जाता है। डॉक्टर साहब से वो पेन किलर ले आया था कि जब भी उसे दर्द होगा तो वह पेन किलर खा लेगा ताकि उसे ज्यादा दर्द ना हो और अपनी जिंदगी को वह आराम से व्यतीत करे। घर आने के बाद जब उसकी पत्नी पूछती है कि क्या कहा डॉक्टर साहब ने तो उसके बाद पहले तो वो अपने दिमाग में सोचता है कि इसको कुछ नहीं बताता हूं और इसी वजह से कह देता है कि कुछ भी नहीं। डॉक्टर साहब को भी कुछ बात समझ में नहीं आई और वो कह रहे थे कि कोई बात नहीं है। लेकिन फिर वह अपने मन के अंदर सोचता है कि ये मेरी अर्धांगिनी है और इसे हर बात जानने का हक है तो मुझे इसे बताना चाहिए। यही सोचकर जो राजेश होता है वह अपनी पत्नी को दोबारा से अपने पास बुलाता है और बुलाकर उसे बता देता है कि मुझे इस तरह की बीमारी हो गई है और अब मेरा बच पाना बड़ा ही मुश्किल है। पत्नी फूट फूट कर रोने लगती है लेकिन यहां पर पति उसे समझाता है कि देखो इस बात के बारे में माता पिता को पता ना चले क्योंकि मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूं और उन्हें इस बात का बड़ा ही दुख होगा। तो उन लोगों को जब तक मैं यहां पर हूं अच्छी तरह से जीने दो और उनको बिल्कुल भी कुछ भी मत बताओ। इस बात को सुनकर पत्नी मान तो जाती है लेकिन उसके दिमाग में यही बात घूम रही थी और इस बात को सोच सोचकर वह काफी ज्यादा अंदर ही अंदर परेशान रहती है। धीरे धीरे 10 से 15 दिन बीत जाते हैं लेकिन जब भी कभी राजेश वापस नौकरी से लौटा करता तो यहां पर जो उसकी पत्नी होती है वो इसी तरह से फूट फूट कर रोती हुई उसे मिलती है और यह बात देखकर वह रोज रोज उसे समझा दिया करता है। इसके बाद जो पत्नी होती है उसे भी यह बात बुरी लगती है और एक दिन वह अपने पति से कहने लगती है कि देखो यहां पर मेरा मन नहीं लगा करता तो क्यों ना मैं भी कंपनी में नौकरी कर लूं, कम से कम वहां पर कुछ लोगों के साथ मिलूंगी जुलूंगी तो मेरा दुख कम हो जाएगा और शायद उसके बाद मैं ठीक हो जाऊं। इसके बाद जो पति होता है वह खुशी खुशी उसे इजाजत दे देता है और यहां पर जो काजल होती है दोबारा से एक छोटी सी कंपनी में जाकर काम करने लगती है और अपने समय को व्यतीत करने लगती है। कंपनी में जाने की वजह से उसके व्यवहार में काफी ज्यादा चेंजिंग आ गई थी। अब वह जब भी कंपनी जाया करती तो उसका बिजी शेड्यूल हो गया था और वह पति की बीमारी को ध्यान में नहीं रखा करती है। जितना भी टाइम उसे अपने पति के साथ मिला करता वह उसे खुशी से व्यतीत किया करती और बाकी समय में अपनी कंपनी की फ्रेंडों से फोन पर बातें किया करती और बात करती हुई इधर उधर घर में काम भी किया करती है। अब पति जब अपनी पत्नी का बदला हुआ व्यवहार देखता है तो वह सोचने लगता है कि अच्छा पत्नी मन लगा रही है। लेकिन तभी एक दिन उसका एक मित्र उससे मिलने के लिए आ जाता है जो कि उसकी पत्नी की कंपनी में काम किया करता था। जैसे ही वो उससे मिलने के लिए आता है तो इसके बाद वह उससे बातें करता है और बातों के दौरान जो मित्र होता है वो उसे कुछ ऐसी बात बता देता है जिसके बाद इसके दिमाग में बहुत कुछ चलने लगता है। दरअसल राजेश के मित्र ने उसे बताया था कि यार भाभी कंपनी में काम तो किया करती है लेकिन और लड़कों के साथ बड़ी हंस हंस कर बतलाया करती है, क्या घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या। यहां पर राजेश अपने दोस्त को तो समझा देता है लेकिन अपने मन को नहीं समझा पाता है और अपनी पत्नी पर शक करने लगता है। इसके बाद जैसे शाम को उसकी पत्नी घर आती है तो उसके बाद वो अपनी पत्नी को धमकाने लगता है और कहता है कि तुम किससे फोन पर बात किया करती हो और कंपनी में क्या किया करती हो। पत्नी जो कि पूरी तरह से पाक साफ थी, उस पर कोई भी दाग नहीं था, वह कहने लगती है कि क्या किया करती हूं, मैं तो अपने जीवन के दुखों को कम करने की कोशिश कर रही थी और इसी वजह से काम करके अपने दुखों को बांट रही हूं। इस बात को सुनकर पति कहने लगता है कि मुझे पता है तुम कैसे दुखों को बांट रही हो, कम से कम मेरे मरने की बात तो देख ली होती। इस बात को सुनकर पत्नी एकदम से गुस्सा हो जाती है और उसे समझ आ जाता है कि पति किस बारे में बात कर रहा है। तो वह उससे कहने लगती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हो। तो इसके बाद पति कहता है कि उंगली क्या उठा रहा हूं, मुझे पता है कि तू कंपनी में और लड़कों से हंस कर बातें किया करती है और तुम्हारा उनके साथ चक्कर चल रहा है। अब यह बात पत्नी से बर्दाश्त नहीं होती और वह जोर से चिल्लाकर अपने पति को चुप कराती है और कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आज से मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। जब भी तुम कुछ दिनों के मेहमान हो तो तुम जा ही रहे हो तो कम से कम मैं तुम्हें छोड़कर चली जाती हूं, मुझे थोड़ा कम दुख होगा। ऐसा कहकर पत्नी अपना सामान पैक करती है और रूठकर वहां से अपने मायके चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहां पर राजेश के माता पिता आते हैं जो कि किसी काम से शहर गए हुए थे, लेकिन जैसे वो घर के अंदर बहू को नहीं देखते तो उसके बाद बेटे से पूछने लगते हैं बेटा तुम्हारी पत्नी कहां गई है। तो वह उन्हें बता देता है
कि मेरी उसमें कहा सुनी हो गई और उसके बाद वह उठकर मायके चली गई है। इसके बाद माता पिता उससे कहते बेटा ऐसा नहीं किया करते, जाकर अपनी पत्नी को मनाकर वापस ले आ, घर के अंदर कलेश हो जाया करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद राजेश माता पिता की बात मानता है और गुस्से में ही अपने घर से निकल तो जाता है, लेकिन रास्ते में बहुत सारी बातें वो मन के अंदर सोचता है और जैसे वो अपने ससुराल पहुंचता है तो वहां पर जाकर वह अपनी पत्नी से माफी मांगता है और कहता है कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी और चलो मेरे साथ। इसके बाद पत्नी भी थोड़ी देर तो उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। यहां पर पत्नी की जो मां होती है वह भी खरी खोटी सुनाती है, लेकिन बाद में सब कुछ सुलह हो जाती है और यहां पर जो काजल होती है वह राजेश के साथ वापस से अपने घर आ जाती है। इसके बाद ये रात तो जैसे तैसे बीत जाती है, लेकिन अगले ही दिन सुबह सुबह जो माता पिता होते हैं वो अपने बेटा और बहू को बोलकर जाते हैं कि उन्हें किसी रिश्तेदार की शादी में जाना है और वो लोग देर रात तक लौटेंगे, तो तुम लोग घर का अच्छे से ख्याल रखना। ऐसा कहकर माता पिता वहां से चले गए थे और यहाँ पर घर के अंदर अब राजेश और उसकी पत्नी रह जाते हैं। आज छुट्टी का दिन था और छुट्टी के दिन को वो लोग अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर जो राजेश होता है वह अपनी पत्नी के लिए खाना बनाता है और जब पत्नी उससे मना करती है खाना बनाने के लिए तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मेरा मन है और मैं तुम्हें अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाना चाहता हूं, क्योंकि कुछ दिनों बाद जब मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा तो उसके बाद कम से कम तुम्हें मेरी याद तो आया करेगी इन खानों की बात को याद करके। इस बात को सुनकर पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन पति बड़े ही प्यार से उसे चुप कराता है और उसके बाद उसके लिए ढेर सारा खाना बनाता है, उसे अच्छी तरह से खाना खिलाता है और खाना खाने के बाद पति पत्नी दोनों आराम करने लगते हैं। रात के 10 बजे पति पत्नी दोनों सो गए थे, लेकिन जैसे रात के 11:30 बजते हैं तो माता पिता वहां पर आते हैं और उस वजह से पति पत्नी दोनों की आंख खुल गई थी। अब जैसे पति पत्नी बेड पर लेटे हुए थे तो पत्नी को अचानक से नींद आ जाती है, लेकिन यहां पर जो राजेश होता है उसकी आंखें खुली हुई थी और वह बहुत कुछ गहन सोच विचार अपने मन के अंदर कर रहा था। अब जैसे ही पत्नी सो जाती है और यह उसे देखता है कि पत्नी सो चुकी है तो उसके बाद एकदम से अपनी पत्नी की चुन्नी उठाता है, चुन्नी अपने हाथ में लेकर अपने पत्नी की तरफ देखने लगता है, मानो वह मन ही मन ये सोच रहा हो कि अब इसका काम तमाम कर देना चाहिए क्योंकि यह मुझे धोखा दे रही थी। ऐसा सोचकर वह अपनी पत्नी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे वो उसके पास पहुंचता है तो एकदम से उसकी हिम्मत नहीं होती और उसके बाद वह चुन्नी को साइड में डालकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इसके बाद जो राजेश होता है वह अचानक से रात के समय में ही अपना फोन वहीं पर रखता है बिस्तर पर और वहां से चुपके से घर से निकल जाता है। पति घर से निकल गया था और जैसे ही सुबह के 3 बजे पत्नी की आंख खुलती है और वह अपने बिस्तर पर पत्नी को नहीं पाती है तो एकदम से चीखने चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसका पति 3:30 बजे कहीं भी नहीं गया था। माता पिता इस चिल्लाहट को सुनकर एकदम से वहां पर आते हैं और वह जब काजल से पूछते हैं कि क्या हुआ तो वह बताती है कि आपके बेटे न जाने कहां चले गए और वो आज तक भी कभी भी ऐसे घर से गायब नहीं हुए थे। मैंने पूरे घर में उनको ढूंढ लिया, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिले। माता पिता भी इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन बेटे का कोई भी अता पता नहीं होता है। और इसके बाद जैसी सुबह होती है तो यह बात पूरे गांव में फैल गई थी। गांव वाले वहां पर इकट्ठा होते हैं और जब भी कोई काजल से पूछा करता है कि क्या तुम लोगों में कोई लड़ाई हुई थी, तो यहां पर काजल एक ही बात किया करती है कि मेरे पति बहुत अच्छे थे और मुझसे बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, फिर ना जाने उन्हें ऐसा क्या हो गया कि जो वो यहां से इस तरह से गायब हो गए। काजल ने यह बात किसी को भी नहीं बताई थी कि उसके पति को बीमारी थी और इस वजह से हो सकता है वो छोड़कर चला गया हो, लेकिन वो यहां पर बस यही बात कहती रही थी। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो काजल होती है वह अपने सास ससुर की सेवा में अपने जीवन को न्यौछावर करने का फैसला करती है, क्योंकि उसे पता था कि पति को गंभीर बीमारी है, वो बचने वाला तो नहीं है, न जाने कहां चला गया और कब लौटे भी या ना लौटे। माता पिता तो उसकी लौटने की राह देख रहे थे, लेकिन काजल को पता था कि वो नहीं लौटने वाले। धीरे धीरे इस बात को लगभग 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल बाद अचानक से जो पति उस दिन गायब हो गया था वह दोबारा से इस घर पर आता है। उसकी लंबी लंबी दाढ़ी मूंछ बड़ी हुई है और एकदम से देखने में साधु लग रहा है। यहां पर आने के बाद जब वह इस घर के दरवाजे पर आता है तो उसे कोई भी नहीं पहचान पाता है, यहां तक कि उसके जो माता पिता होते हैं वह भी उसे महाराज कहकर ही संबोधित करते हैं। इधर वह जो राजेश होता है वह उनकी तरफ देख रहा था और बहुत कुछ सोच रहा था। राजेश के माता पिता उससे पूछते हैं कि बाबा क्या लोगे, तो वो कहता है कि खाना खाना है, 2 रोटी हो तो 2 रोटी ला दो। इस बात को सुनकर काजल जो अपने ऑफिस के लिए रोटियां बना रही थी वह अंदर से 2 गरम गरम रोटियां लेकर आती है। यहां पर जैसे ही राजेश अपनी पत्नी को अपने घर में देखता है तो वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि पत्नी यहीं पर मिलेगी। वो तो दरअसल ये सोचकर गया था कि वैसे भी मैं इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला हूं और मैं अगर अपनी पत्नी को छोड़ गया तो उसके बाद यह किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपना घर बसाएगी और इसका जीवन बर्बाद नहीं होगा। लेकिन यहां पर जब पत्नी घर के अंदर मिलती है तो वह सोचने लगता है कि क्या कारण है, क्या कहीं मैं गलत तो नहीं था जो बात मैंने सोची थी। उसके बाद जो यहां पर राजेश होता है वह काजल की तरफ देखने लगता है और काजल लाकर उसे रोटी देने लगती है। जैसे ही राजेश उन रोटियों को लेने के लिए अपना हाथ फैलाता है तो यहां पर राजेश के हाथ पर एक निशान होता है, जिस निशान को
को काजल भली भांति पहचाना करती है और उसे यह भी पता है कि यह निशान उसको बचपन में खेलते वक्त लगा था। जैसे वो उस निशान को देखती है तो एकदम साधु की तरफ देखने लगती है और एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उसके गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहने लगती है कि आप कहां चले गए थे, पता है आपके बिना हम लोगों का क्या हाल है। अब इस बात को सुनकर सास ससुर जो आंगन में बैठे हुए थे वह हैरान हो जाते हैं कि उनकी बहू को यह क्या हो गया जो एक साधु महात्मा के गले लिपट रहे हैं। तो वह कहते हैं कि बहू क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो यहां पर बहू कहती है कि आपका बेटा राजेश है। अब इस बात को सुनकर जो मां होती है वह भी गौर से उस साधु महात्मा को देखने लगती है और गौर से देखने के बाद वह उसे पहचान लेती है, ये तो उसका बेटा राजेश था। इसके बाद वह उसे अंदर बुलाती है और पूछने लगती है बेटा तू कहां चला गया था और आज तक तू कहां रह रहा था। तो इसके बाद जो राजेश होता है वह पूरी की पूरी सच्चाई अपने माता पिता को बताता है। कहता है कि यहां पर मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका इलाज मैं चाहकर भी नहीं करवा सकता था। मैं इस घर को छोड़कर पहाड़ों पर चला जाता हूं कि आगे का जो भी जीवन बचा है वह ऊपर वाले की भक्ति में निकालना है। और ऐसे घूमते घूमते मैं एक साधु के आश्रम पर पहुंच जाता हूं जो कि काफी ज्यादा पहाड़ पर था और वहां पर एक साधु महात्मा ने मुझे कुछ ऐसी जड़ी बूटी खाने के लिए दी जिस जड़ी बूटी से वो बीमारी मेरी धीरे धीरे ठीक होने लगी और जो लगातार मुझे दर्द हुआ करता था वो दर्द बिल्कुल से होना बंद हो गया था। डॉक्टर साहब ने कहा था कि मुश्किल से मुश्किल 6 महीने आप जिंदा रह सकते हो, लेकिन जब मुझको जिंदा रहते हुए लगभग 2 साल हो गए तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अपने माता पिता की खबर ली जाए, क्योंकि जब मैंने साधु महात्मा से वहीं पर रहने का आग्रह किया तो उसने मना कर दिया, कह दिया कि अभी तुम्हारे माता पिता जिंदा हैं तो उनके पास जाओ और उनके साथ ही रहो। मैंने तुम्हें ठीक कर दिया है और अपने जीवन को उनके साथ व्यतीत करो। इसी वजह से राजेश वापस आता है। उसके बाद सभी लोग आज तक भी उस घर के अंदर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ पर राजेश और काजल के 2 बच्चे भी हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।